नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच कांटे की टक्कर है। महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर एक ही चरण में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 23 आपको बता दें कि जो काउंटिंग होनी है और मतगणना होनी है वो सामने आएगी। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त होगा और इस चुनाव में महाविकास अघाड़ी के 3 प्रमुख दल कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के सामने लोकसभा चुनाव परिणाम को दोहराने की चुनौती है। महायुति में बीजेपी, एनसीपी और शिवसेना को अपनी सरकार बचाने के लिए कम से कम 145 सीट हासिल करनी होगी। महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस और महायुति में बीजेपी सबसे अधिक सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में इस चुनावी युद्ध में वोट जिहाद के बाद वोट धर्म युद्ध का नया चुनावी खेल भी शुरू हुआ है। विरासत की लड़ाई देवेंद्र फडणवीस के बयान से गर्मा गई है। उधर सबसे महत्वपूर्ण वो घोषणा पत्र है जिसमें बड़े बड़े वादे किए गए हैं। अब इन वादों पर जनता कितना भरोसा जताएगी और एमवीए और महायुति में से किसकी सरकार आएगी, इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र चुनाव में वोट जिहाद के बाद वोट धर्म युद्ध का नया चुनावी खेल शुरू हुआ है। 288 सीटों के लिए पहले चरण में ही वोट डाले जाएंगे और इस बीच बटेंगे से लेकर कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे की एंट्री ने भी खूब जोर पकड़ा है। बयानबाजी के साथ फोकस उन मुद्दों पर है जो जनता से सीधे कनेक्ट हैं। भाजपा ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए रविवार को 25 सूत्री संकल्प पत्र जारी कर दिया। पार्टी ने लाडकी बहना योजना के तहत महिलाओं को हर माह 2100 रुपए देने के साथ बुजुर्गों को 2100 रुपए की पेंशन देने, किसानों का कर्ज माफ करने और 25 लाख नौकरियां देने जैसे वादे किए हैं। पार्टी ने धर्मांतरण विरोधी कानून बनाने का संकल्प भी जताया। उधर महाविकास अघाड़ी एमवीए ने भी अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। दोनों गठबंधनों ने घोषणा पत्र में किसान, महिला, युवा समेत तमाम वर्गों के लिए कई वादे किए हैं। महायुति ने अपने घोषणा पत्र में लाडकी बहना योजना के तहत भत्ता 1500 से बढ़ाकर 2100 रुपए किया है। बुजुर्ग की पेंशन को 1500 से बढ़ाकर 2100 रुपए करने का वादा। अगले 5 सालों में युवाओं को 25 लाख नौकरियां मुहैया कराई जाएंगी। 2027 तक 25 लाख लखपति बनाने की योजना। बिजली बिल 30% घटेंगे। किसानों का कर्ज माफ। किसान सम्मान योजना के तहत सालाना 15,000। शिवाजी महाराज आकांक्षा केंद्र बनेंगे। 10 लाख नए उद्यमी तैयार किए जाएंगे। 5 साल में 25 लाख नौकरियां। महिलाओं को वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण। वीर सावरकर और अन्य हस्तियों को भारत रत्न दिलाने का प्रयास। अक्षय अन्न योजना के माध्यम से कम आय वाले परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न। गरीब और मध्यम वर्ग के लिए सौर और नवकरणीय योजना से बिजली। संकल्प पत्र का विमोचन हुआ। वो संकल्प पत्र ये महाराष्ट्र की महान भूमिका, सारी जनता के आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। महाराष्ट्र एक प्रकार से कई युगों से हर क्षेत्र में देश का नेतृत्व कर रहा है। एक जमाने में जब जरूरत थी तब भक्ति आंदोलन की शुरुआत भी महाराष्ट्र से हुई। जब जरूरत पड़ी तब गुलामी से मुक्ति का आंदोलन भी शिवाजी महाराज ने यही भूमि से किया और जब जरूरत पड़ी तब सामाजिक क्रांति की शुरुआत भी यही महाराष्ट्र ने की। और ये महाराष्ट्र की पूरी जनता के आकांक्षाओं का प्रतिबिंब आज हमारे इस संकल्प पत्र के अंदर दिखाई पड़ता है। हमारे एनडीए की जो सरकार, महायुति की सरकार चल रही है, उसने किसानों का सम्मान करने की बात की है। गरीबों का कल्याण करने को जमीन पर उतारने का काम किया है। महिलाओं का स्वाभिमान बढ़ाने के लिए हम योजनाएं लेके आए हैं और विरासतों का पुनरुत्थान करने का काम भी महायुति सरकार ने। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में विकसित भारत और विकसित महाराष्ट्र का संकल्प जताते हुए राज्य में निवेश बढ़ाने और 2028 तक महाराष्ट्र को 1 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का वादा किया है। नागपुर, पुणे, नासिक जैसे शहरों को एरोस्पेस हब बनाने की बात भी कही है।
शाह ने कहा कि महायुति ने किसानों का सम्मान, महिलाओं का स्वाभिमान बढ़ाने और विरासत का पुनरुत्थान करने का संकल्प लिया है। उधर एमवीए भी अपने वादों के साथ कड़ी टक्कर देने मैदान में उतरी है। एमवीए के महाराष्ट्र नामा को देखें तो 5 गारंटी महाराष्ट्र के विकास के लिए 5 स्तंभ हैं। कृषि विकास, ग्रामीण विकास, उद्योग और रोजगार, शहरी विकास, पर्यावरण और जन कल्याण पर आधारित है। महालक्ष्मी योजना में महिलाओं को हर माह 3000 रुपए, मुफ्त बस सेवा, महिलाओं को साल में 6 सिलेंडर 500 रुपए में देंगे। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार रोकने के लिए बनाया जाएगा शक्ति कानून। 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को 100 यूनिट मुफ्त बिजली। 2030 तक महाराष्ट्र को समृद्ध बनाएंगे। जाति गणना करने का भी वादा। कुटुंब रक्षा के तहत 25 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा, मुफ्त दवाएं भी देंगे। किसानों को राहत देने के लिए 3 लाख रुपए तक के कर्ज माफ करेंगे। समय पर कर्ज चुकाने वाले किसानों को 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि। युवाओं को हर महीने 4,000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता देने का वादा। तमिलनाडु की तर्ज पर 50% आरक्षण की सीमा को हटाया जाएगा। महाविकास आघाड़ी का महाराष्ट्र के लिए अगले 100 दिनों का मसौदा यहाँ पर हम रख रहे हैं। उसमें महिलाओं के लिए सालाना 6 गैस सिलेंडर, प्रति सिलेंडर का दाम केवल 500 रुपए होगा। इससे घरेलू आर्थिक दबाव घटाने में मदद मिलेगी। महिलाओं के खिलाफ अपराध में महाराष्ट्र देश में दूसरे नंबर पर है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए एक ठोस निर्भया महाराष्ट्र नीति बनाएंगे। उनकी सुरक्षा के लिए शक्ति कानून लागू करेंगे। 300 यूनिट तक की बिजली खपत वाले घरों को 100 यूनिट बिजली की छूट दी जाएगी। उद्योगों की स्थापना और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनेगी। इसमें रोजगार पैदा करने के साथ श्रमिकों के कल्याण पर हमारा फोकस होगा। अब महायुति और एमवीए अपने चुनावी वादों के साथ मैदान में है। विरासत की लड़ाई वोट जिहाद से धर्म युद्ध तक जा पहुंची है और वादों का पिटारा भी खुल चुका है। बीजेपी ने हिंदुत्व को धार देने की राजनीति पर फोकस किया है। योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे और पीएम नरेंद्र मोदी के एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे के नारे के बाद देवेंद्र फडणवीस ने धर्म युद्ध के लिए वोट का नारा दिया है। पिछले विधानसभा नतीजों पर नजर डालें तो महाराष्ट्र में 288 सदस्यीय विधानसभा के लिए 21 अक्टूबर 2019 को वोट डाले गए। 24 अक्टूबर 2019 को मतगणना कराई गई। जब नतीजे आए तो 288 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा को सबसे ज्यादा 105 सीटें 25.75% वोट मिले। भाजपा की सहयोगी पार्टी शिवसेना की 56 सीटें 16.41 वोट प्रतिशत के साथ आईं। गठबंधन को कुल 161 सीटें मिली, जो बहुमत के आंकड़े 145 से काफी ज्यादा थीं। एनसीपी को 54 सीटें 16.71 वोट प्रतिशत के साथ, जबकि उसकी सहयोगी कांग्रेस को 44 सीटें 15.87% वोट के साथ मिली। 2019 में साथ मिलकर चुनाव लड़ी भाजपा और शिवसेना को नतीजों में बहुमत मिला, लेकिन मुख्यमंत्री के मुद्दे पर दोनों दलों का गठबंधन टूट गया। इसके बाद राज्य में कई राजनीतिक उठापटक हुई। चुनाव नतीजों के बाद बीते 5 साल में राज्य ने 3 अलग-अलग गठबंधनों की सरकारें देखी, जिसका नेतृत्व क्रमशः उद्धव ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ने किया। लेकिन इस बार लड़ाई आर पार की है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को चुनौती दी थी कि वो शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे और वीर सावरकर की खुली तारीफ करें। महाराष्ट्र में आरएसएस ने भी स्पेशल 65 टीम उतारी है, जिसका मकसद हिंदुओं में जातीय विभाजन खत्म करना है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ महायुति और विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी में सीधा मुकाबला है और इसके लिए दोनों ही दल किसी भी तरह के कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस ने चुनाव में टिकट न मिलने पर बागी हुए नेताओं पर शिकंजा कसा है। कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने 16 बागी उम्मीदवारों को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। ऐसे में महाराष्ट्र के महारण में कितना बदलेंगे समीकरण, ये देखना दिलचस्प होगा। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज।
चलिए, तो महाराष्ट्र का महासंग्राम है और जाहिर तौर पर घोषणा पत्र से क्या बदलेंगे समीकरण, ये एक बड़ा सवाल जैसा है। और इससे भी महत्वपूर्ण होगी यहाँ की सियासत। देखिए, हमेशा जब महाराष्ट्र का जिक्र होता है तो यहाँ की राजनीति और सियासत बहुत अलग ही होती है। यहाँ के दिग्गजों को देख लीजिए, बहुत बोलने का लहजा, प्रचार का लहजा, राजनीति का लहजा, तब चीजें जो हैं वो बहुत एक अलग तरीके से देखने में आती है। महत्वपूर्ण ये है कि 2019 का जो सिनेरियो था वो इस बार जो हम देख रहे हैं वो कितना बदला है। जाहिर तौर पर इन 5 सालों में जो राजनीति है उसमें कई सारे उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। इस बार सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बयानबाजी आती रहेंगी, नारे आते रहेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है वो मुद्दे जो जनता से सीधे सीधे कनेक्ट करते हैं। अब जो वादे किए गए हैं दोनों ही दलों की तरफ से, दोनों ही गठबंधन की तरफ से, उसमें वाकई में जनता की जो शक्ति है या जनता का जो आशीर्वाद है वो किसे मिलेगा, ये अपने आप में एक बड़े सवाल जैसा है। सीधे चर्चा पर चलेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए संदीप वर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे सुखविंदर जैलदार। सुखविंदर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शिवसेना शिंदे गुट से पक्ष रखेंगे चिंटू शेख। चिंटू जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शिवसेना यूबीटी से पक्ष रखेंगे अनीश गाड़वे। अनीश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले संदीप जी आपसे ही करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल। हाँ, अच्छा, सबसे पहले तो ये हमारी जो चर्चा है आज की महाराष्ट्र की सियासत पर, बयानबाजी एक तरफ, महत्वपूर्ण है आप लोगों के घोषणा पत्र जो आप लोग अपने दावे और वादे लेकर आए हैं, उस पर क्या आपका एक रोड मैप है? कैसे जाएंगे? क्या प्लानिंग्स हैं? पिछली बार क्या था सिनेरियो, काफी बदला है। हम सिर्फ उस पर ही फोकस करके बात करेंगे, तो प्लीज थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है संदीप जी, मुझे लगता है पिछली बार 2019 को देखें तो भारतीय जनता पार्टी की बहुत अच्छी सीटें थी। इस बार जो बातें की जा रही हैं, महिलाओं पर फोकस है, किसानों पर फोकस है, जो बेरोजगार हैं, मतलब युवाओं की मैं बात करूं, उन पर फोकस है। तो फोकस आपने भी किया है, फोकस जो गठबंधन है विपक्ष का उन्होंने भी किया है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि दोनों के घोषणा पत्र में इक्का दुक्के चीजों को छोड़ दिया जाए तो लगभग बात सब उसी की कर रहे हैं। फिर आपको बहुमत क्यों मिले? राखी जी, जैसा कि मैंने अभी देखा विपक्ष वाले 5 गारंटी दे रहे हैं, तो इनकी खुद की अपनी गारंटी नहीं है। ये 5 गारंटी महाराष्ट्र की जनता को दे रहे हैं। और हमारी जो पार्टी है, हमारी सरकार है, वो लगातार जो बोला है उस पे खरे उतरे हैं और वो चीजें दी हैं। अभी जो घोषणा पत्र आया है उसमें 1000 से 1250 की जो निधि है वो करने का, और आपका जो युवा बेरोजगार हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट है या ग्रेजुएट है, उन्हें 2000 रुपये भत्ता, किसान निधि बढ़ाई है। तो इस तरह की जो चीजें माननीय हमारे गृह मंत्री जी ने घोषणा पत्र जारी किया है, तो उसमें वो चीजें हम लागू करेंगे। और हम कोई भी चीज हवाई नहीं करते। हम जो भी चीज यदि बोलते हैं तो उसमें हमारी पूर्णतया सक्षमता होती है और पूर्णतया हम देखकर हर चीज को, जिससे उस राज्य को भी नुकसान ना हो और उसका फायदा जनता को मिले, इस गारंटी को लेकर, इस घोषणा पत्र को लेकर हम हमेशा चले हैं। और जहां हमने जो घोषणा की है उस घोषणा पर हम खरे उतरे। ये हमारी पहली गारंटी है। कहते ना मोदी है तो गारंटी है, तो मोदी जी की है गारंटी। मोदी जी तो भी ये भी कह रहे हैं एक रहेंगे सेफ रहेंगे। बात तो बटेंगे और कटेंगे भी की आ गई। और मुझे लगता है यहाँ तो महाराष्ट्र में वो वोट जिहाद और धर्म युद्ध तक चले गए, तो ये अपने आप में एक अलग फैक्टर काम। अच्छा, मैंने सुना है आरएसएस ने भी अपनी स्पेशल पैसेट की टीम उतार रखी है, हिंदू विभाजन को खत्म करें। ये सारे मुद्दे कितने प्रभावी मानते हैं? राखी जी, पहले भी मैंने आपके चैनल पे बोला है कि नेक रहेंगे एक रहेंगे। ये हमारा जो नारा है, हमारे नारा ये भारत को लेकर है, ये अपने देश को लेकर है। हम कोई भी जाति बिरादरी अलग अलग नहीं करना चाहते। हम सब एक रहेंगे तो इस देश को आगे बढ़ाएंगे। और विकास जो हुआ है देश का इन 10 सालों में, वो सबने देखा है। चाहे वो सड़कों को लेकर हो, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे वो किसानों को लेकर हो, जो भी हमने योजना चलाई है उसमें हम खरे उतरे हैं। और आज भी हम सक्षम है। 10 लाख घरों का वादा किया है जो पूर्ण करेंगे। और जो पहले वादे किए हैं वो भी हमने सभी सरकारों में पूरे किए हैं। तो कहीं ना कहीं कोई भी, ये सबसे अच्छी हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि जनता हमसे कनेक्ट है, जनता हमसे जुड़ी हुई है। और जनता को ये पता है कि यदि हमारी सरकार या भारत की सरकार या महाराष्ट्र की सरकार या प्रदेश की सरकार कोई भी हो, जहां मोदी जी ने कुछ भी उन्हें बोला तो वो उसे गारंटी के तौर पर लेते हैं। और मोदी जी की जो अपना जो चर्चित चेहरा है, उनका जो
जो लोग जानते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा है कि ये झूठ नहीं बोलेगा, ये अपनी बात पर खरा उतरेगा, उस चीज को लेकर महाराष्ट्र की जनता पूरा सपोर्ट करेगी और हम वहां अपनी सरकार बनाएंगे। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। सुखविंदर जी सुन पा रहे हैं? जी सुखविंदर जी, देखिए मैंने एक बात पहले ही बोल दी है, आप लोगों के घोषणा पत्र लगभग मिलते जुलते हैं। स्वास्थ्य की बात भी हो रही है, महिलाओं की बात भी हो रही है, किसानों की बात भी हो रही है, कर्जा माफी की बात भी हो रही है, रोजगार की बात भी हो रही है, बिजली की बात भी हो रही है। मतलब मुझे कहीं ऐसा कुछ नहीं लगा कि किसी राजनीतिक दल ने बहुत बड़ी ऐसी कोई घोषणा कर दी हो कि जनता बिल्कुल एक तरफा चली जाए, और बिल्कुल कांटे का मुकाबला है। इस चीज को मानना पड़ेगा क्योंकि गठबंधन ही ऐसे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जिन 5 गारंटियों को 5 स्तंभ बता रहे थे खड़गे जी, उसके लिए तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है आपकी खुद की गारंटी नहीं है, तो आप उन गारंटियों को कैसे पूरा करेंगे? तो क्या रोड मैप है, जनता क्यों विश्वास करे? राखी जी, देखिए बीजेपी का एजेंडा है कि लोगों को आपस में बांटना, बांट के राजनीति करना। आज ये जो कहते हैं कि एक है तो अनेक है, जो ये लोगों को इकट्ठा करना चाहते हैं, किनको इकट्ठा करना चाहते हैं? 2019 का चुनाव इन्होंने लड़ा, तब इन्होंने गारंटी दी, क्या वो वादे पूरे किए? आज महाराष्ट्र में चुनाव आ गया, इनकी सरकार थी, इन्होंने चुनाव से पहले क्यों नहीं कर दिया? तो आज ये रेवड़ियां बांट रहे हैं। जब हरियाणा की बारी थी तब हरियाणा में भी ऐसे ही किया इन्होंने। बड़ी हरियाणा के अंदर सभी को पता है, कांग्रेस की सरकार आ रही थी, बहुत बड़ा घोटाला करके बीजेपी ने अपने लोगों को जितवाया। और हमारी जो भी प्लानिंग इन्होंने की, हमारे बीच के लोगों के साथ ही मिलके इन्होंने कांग्रेस को के अफसर तक, सरकार के अफसर तक सभी जानते थे कि कांग्रेस की सरकार आ रही है। ऐसा ही पिछली बार जब महाराष्ट्र में जब 2019 का चुनाव हुआ था, उसके बाद इन्होंने किसको बांटा? किसानों को। किसान धरना देके दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे रहे लगातार। आज ये किसको कह रहे हैं कि एक किसको कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि किसानों से आप किसानों को अलग करके सभी एक हो जाओ। तो इसका मतलब ये किसान को देना नहीं चाहते, तो किसानों को इन्होंने पहले बांटा। किसान को दिया क्या? किसान देखिए किस तरीके से डीएपी किसान को नहीं मिल रहा, फसल का मूल्य उसको नहीं मिल रहा, समर्थन मूल्य देखिए वो मिनिमम प्राइस मांग रहा है, उसके लिए भी इनको दिक्कत है। इन्होंने अडानी अंबानी को संभाली थी सारी खेती, 3 काले कानून बना दिए थे। आज 2019 के बाद काले कानून जब रद्द हुए, किसानों ने कराए, उसके बाद आज चुनाव है। तो इन्होंने जाति और धर्म के आधार पर देश को बांट दिया। आज इन्होंने क्या कहा? ये एक वर्ग को कि हिंदू सब इकट्ठे हो जाओ, बाकी सब बाद में जाओ। आज बीजेपी ने देश को इस तरीके से इस चौराहे पे ला खड़ा किया कि आज पहले 2000 से कोई नहीं जानता था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक थे, एक ही नारा था हमारे यहाँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। आज बीजेपी का नारा क्या है? बीजेपी कहती है कि बंटोगे तो कटोगे। कौन काट रहा है? किससे कटोगे? आप किसको बांट रहे हो? एक किसको कर रहे हो? एक कौन किसके ऊपर भीड़ है? हिंदू आप कहते हो हिंदू खतरे में, अगर 80 से 100 करोड़ हिंदू हो के तब भी खतरे में। आपकी सरकार 2014 में से सरकार है, 2014 से पहले तो कभी हिंदू खतरे में नहीं था। तो आज आप वही प्रधानमंत्री है जो एक सर के बदले 10 सर लेके आने की बात करता था। आज भी इनकाउंटर हुआ, डेली इनकाउंटर होते हैं। आप उनको नहीं खत्म कर पाए टेररिज्म को। आपने चाइना के साथ, चाइना वाले हमारे बॉर्डर ठीक है सुखविंदर जी, मैं थोड़ा सा आपको बीच में इंटरप्ट करूंगी, थोड़ा सा इंटरप्ट इसलिए करूंगी क्योंकि मैंने पहले कहा मेन फोकस मुद्दे पे होगा, बाकी चीजों पे हम बाद में बात करेंगे। नहीं देखिए वो तो एक वो होना ही है, ये बटेंगे कटेंगे कुछ नया नहीं है महाराष्ट्र के लिए, ये तो चल पड़ा था और वो चलता ही रहेगा। मैंने पहले ही कहा ये सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी है, मुख्य मुद्दा है। यदि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम लाडकी बहना को 1500 से 2100 देंगे, पहले मेरी बात को सुन लीजिए प्लीज, पहले मेरे प्रश्न को सुन लीजिए सर। जब बीजेपी सरकार के अपने विधायक जहां नहीं आते वहां खरीद लेते हैं। जब इनकी सरकार कांग्रेस की सरकार थी, इन्होंने खरीद फरोख्त करके वहां पे सरकार बनाई। आज इनको पता है इनकी विधायक महाराष्ट्र से जब विदायगी होगी है तो अब इनको खतरा नजर आ रहा है कि इनको पता है हम यहाँ से जाएंगे, हमारे काले चिट्टे खोलेंगे। अब ये किसी न किसी तरीके से लोगों को प्रलोभन देके, लोगों को लालच देके उनको गारंटियां दे रहे हैं। आज नौकरियों का वादा कर रही है, नौकरियां महाराष्ट्र में पहले क्यों नहीं दी? पहले कहाँ पे थे महाराष्ट्र के लोगों को नौकरी देने के लिए? पहले उनकी पेंशन क्यों नहीं बढ़ाई? तो आज सिर्फ ये इलेक्शन का जुमला है। जैसे पहले अमित शाह जी ने कहा था 15 लाख का जुमला है,
आज ये भी इनका जुमला है, ये जुमले के अलावा कुछ नहीं करते। अब देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो वादे हैं, ये जुमले हैं या सच में सच होंगे, ये तो अब आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन जनता बहुत समझदार हो चुकी है, उसने पिछली बार भी तमाम चीजों को देखा है, इस बार भी वो देख समझ रही है, और भी पहले की चीजों को देखा ही होगा। तो मुझे लगता है जनता इस वक्त पे महाराष्ट्र के लिए ये जो मुकाबला है वो बहुत दिलचस्प और कांटे का मुकाबला है। अब महत्वपूर्ण बात आ रही थी कि कहां जनता अट्रैक्ट हो सकती है। संदीप जी प्लीज 1 मिनट सबकी प्रतिक्रिया आ जान दीजिए एक एक बार, उसके बाद मैं वापस से आपको समय देती हूँ। बोलिए, अच्छा जल्दी से बोलिए जी। जैसा कि इन्होंने कहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये कांग्रेस के नेता कैसे हैं। ये कह रहे हैं हरियाणा में हमने किससे सेटिंग करी, क्या सेटिंग करी। अरे आपको जनता ने हराया वहां, आप इसको भी नहीं मानते, तो आप इस देश में रहने लायक नहीं हो यदि आप ये कह रहे हो। वहां की जनता ने हमें जिताया है, पहली चीज। दूसरी चीज, हमने हिंदू को कहा है कि एक हो जाओ, हमने कौन सा ऐसा नारा लगाया। ठीक है, देखिए मैं इसीलिए रोक रही थी। अब आप लोग झगड़ा करने लगेंगे, प्लीज रुक जाइए, सब लोगों की एक एक प्रतिक्रिया आ जाए, उसके बाद मैं समय दूंगी, आप लोग अपनी बात रखिएगा। चिंटू जी मुझे सुन पा रहे हैं? अरे सिखों में जो नहीं, संदीप जी प्लीज, संदीप जी प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। बाकी मेहमान भी देखिए इंतजार करते हैं अपनी बारी का, प्लीज उनको भी बोलने दीजिए। मैं वापस से समय दूंगी, मैं इसीलिए जल्दी जल्दी से सबकी प्रतिक्रिया पहले ले रही हूँ। चिंटू जी मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर एक बात आई है। देखिए लाडली बहना बहुत अच्छे से आई, जाहिर तौर पर इस तरह की जो योजनाएं होती हैं, मैं सिर्फ ये नहीं कहूंगी कि आप आकर्षित करने के लिए लाते हैं, लेकिन वाकई में यदि महिलाओं के लिए, बहनों के लिए सोचा जाता है तो बहुत अच्छी बात है। मध्य प्रदेश में भी हमने देखा, महाराष्ट्र में भी इस चीज को लेकर आ रहे हैं। तो आप लोग जो लेकर आए हैं 1500 से बढ़ाकर 2100, यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि एमवीए तो कह रही है कि वो भी अपनी महालक्ष्मी योजना लाई, और वो तो 3000 देने की बात कर रही है, मुफ्त बस सेवा की बात कर रही है। तो आपको लगता है कि वो जो झुकाव होगा वो उस तरफ ज्यादा चला जाएगा, इसका फर्क पड़ता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रोग्राम में बोलना चाहता हूँ राखी जी कि हम महाराष्ट्र के ऊपर बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। हाँ। सबसे पहले 1500 की योजना हमने लाई। 1999 से 2014 तक महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी, किसी को 1 रुपया मिला नहीं। इस लाड़की बहना योजना का इस महाविकास आघाड़ी ने पहले विरोध किया। इनकी सभा पे विरोध होता था, इनके प्रवक्ता आके सुबह बोलते थे, 9 बजे वाले सुबह के प्रवक्ता बोलते थे, और जैसे हमारा मैनिफेस्टो आया इलेक्शन का, तुरंत इन्होंने हमारा कॉपी पेस्ट कर दिया, 2100 रुपए का बढ़ा के 3000 रुपए। खड़गे जी जो खुद इसका विरोध कर देते, खुद सभा में बोले कि हम विरोध करते हैं, कंगाल हो जाएंगे, महाराष्ट्र कंगाल हो जाएगा। शरद पवार जी ने बयान किया, कंगाल हो जाएगा, पैसा नहीं है, लोगों की तनख्वाह नहीं आ रही है, और आज इन्होंने 3000 का ऐलान कर दिया। मैं बोलना चाहता हूं कि हमने कुछ तो दिया, कुछ तो योजनाएं लाई, कुछ तो अमल किया, कुछ तो शुरुआत की। आज आप तो जागे हो तो कॉपी पेस्ट ना कीजिए। दूसरी बात रही, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे, हरियाणा की बात ला रहे थे, अमित शाह जी की बात ला रहे थे, 15 लाख की बात ला रहे थे। आप इतने साल देश के ऊपर राज किया है कांग्रेस ने, आपने जनता को क्या दिया? आप बताइए, आपने जनता को क्या दिया? और मैं यहाँ आज चिल्लाने के लिए, झगड़ा करने के लिए नहीं आया हूं। हमारा इलेक्शन बहुत जल्दी है, आने वाले 9 दिनों में इलेक्शन है। तो मेरे बीजेपी के भी नेता को, प्रवक्ता को मैं बोलूंगा, शांत रहिए। रोज इनके महाविकास आघाड़ी के नेता बक रहे हैं, बोल रहे हैं। मैं शिव व्यापारी सेने का, शिवसेना का अध्यक्ष हूं। आज संजय राउत जी ने बयान किया कि व्यापारी चोर है, मिलावटखोर है, व्यापारियों का अपमान किया। तो अपने आप हम लोग बहुमत तक पहुंच रहे हैं, भारी जीत पाने जा रहे हैं, हम योजनाएं करने जा रहे हैं, और एकनाथ शिंदे जी का नाम ही काफी है। जो बोलते हैं वो भी करते हैं, और जो नहीं बोलते वो भी करते हैं। तो जनता के लिए है, उनका नाम ही है। मराठी में जिसे बोलते हैं अनोखों का नाथ एकनाथ, उनका नाम ही है। वो जनता का सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर नहीं, कॉमन मैन है राखी जी। ये इंसान सुबह 4-4 बजे तक जगकर लोगों की योजनाएं, लोगों का काम, मंत्रालय के अंदर आप देखिए, हम 2.5 दिन वाले नहीं है, फेसबुक वाले चीफ मिनिस्टर नहीं है, हम लोगों के बीच वाले हैं। तो 23 तारीख को पिक्चर क्लियर हो जाएगी। जो भी योजनाएं लाए हैं, चाहे वो लाडली बहना हो, चाहे वो बुजुर्गों के लिए हो, तीर्थ यात्राओं के लिए हो, बीमारों के लिए हो, वो योजनाएं महाराष्ट्र में हमारी सरकार आने पे हम उसमें अच्छाई करेंगे, कोई योजनाएं बंद नहीं करेंगे, और योजनाएं जो जनता को ज्यादा फायदा हो, जिसमें जनता का लाभ हो, वो हम लाएंगे। ठीक है, चलिए अनिश जी मुझे सुन पा रहे हैं? यस, मैं आपको सुन पा रहा हूं। अनिश जी, अब आप
सबसे बात पे किसानों की करती हूँ। देखिए, लाडकी बहना तो हो गई, मैं सबसे ज्यादा पहले उन मुद्दों को उठाऊंगी जो वाकई में हर बार एक बड़े मुद्दे होते हैं, बड़ा विषय होता है जिसपे हर चुनाव में पूरा कॉन्सेंट्रेट होता है। महिलाओं को ले लीजिए, ठीक है, उसके बाद आप किसानों को ले लीजिए, रोजगार बेरोजगारी की मैं बात करूं वो अपने आप में बड़ा फैक्टर है, उसके बाद मुफ्त में क्या इधर उधर से आ रहा है वो तो अभी साइड में चला गया। अब मुझे बताइए कि किसानों को लेकर कर्ज माफी आपके पास भी है, कर्ज माफी की बात भारतीय जनता पार्टी और ये भी तमाम चीजें कह रहे हैं। एक चीज मुझे जो लगी, समय पर यदि कोई कर्ज चुकाता है तो आप लोग 50,000 रुपए प्रोत्साहन राशि देंगे, ये एक बात निकली है, और यहां सालाना किसानों को ये 15,000 रुपए देने की बात कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दो चीजें कर्ज माफी की तो आई समझ में, अब ये 15,000 सालाना देना और कर्ज यदि कोई समय पे चुकाता है उसको 50,000 देना, ये कैसे एक मापदंड तय हुए हैं, इसका कितना इंपैक्ट आप देख पा रहे हैं? देखिए, किसानों के बारे में सबसे पहले सवाल तो मेरे हिसाब से आपको फिलहाल जो सरकार में बैठे उनसे ज्यादा पूछना चाहिए था, क्योंकि पिछले 2.5 साल से देखो, कोविड का जब वक्त चला था, महाविकास आघाड़ी में शिवसेना का जो सरकार था, उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में, शिवसेना पक्ष प्रमुख के नेतृत्व में जो सरकार था, उसमें 2 साल 3 महीनों का काल तो पूरा कोविड में चला गया। कोविड में महाराष्ट्र की सांसें जिंदा रखने के लिए जो जो सही लगा वो उस समय किया गया। ऑक्सीजन या फिर रेमडेसिविर या फिर आप बहुत सारी आईसीयू मशीन्स वगैरह, इन सब के लिए महाविकास आघाड़ी उस वक्त जूझ रही थी। उसी वक्त में किसानों के लिए भी आपने देखा रहेगा, सर्वोच्च जो भाव दिया जाता है, सोयाबीन हो या कपास हो या अन्य धान का पीक हो, इन सब के लिए सर्वोच्च भाव उस समय कपास को 12 से 13,000 का भाव मिला था और सोयाबीन को 8 से 9,000 का भाव मिला था। आज का सोयाबीन का भाव में अगर आपको गिनाऊं तो 4,100 रुपए, मेरे खुद के खेत का सोयाबीन आज गया है 4,100 रुपए, मतलब 41 रुपए किलो से गया है। जब महाविकास आघाड़ी का सरकार था उस समय कोविड था, जहां पे पूरे विश्व का अर्थगाड़ा ठप हो गया था, उस वक्त भी कम से कम 9,000 रुपए मतलब 90 रुपए किलो से भाव दिया गया था। दूसरी चीज, जब महाविकास आघाड़ी का सरकार आया था उस समय किसानों को बिनशर्त कर्ज माफी दी गई थी। जब देवेंद्र फडणवीस की कर्ज माफी हुई थी उस समय घर में टीवी है क्या, घर में मोटर बाइक है क्या, घर में आप स्मार्टफोन यूज करते हैं क्या, इस तरह की चीजें देखी गई थी। अब मैं आता हूं जो भारतीय जनता पक्ष के और इनके शिंदेगढ़ के जो भी प्रवक्ता यहाँ पे बैठे, उन्होंने कहा था कि आपने क्या किया, कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया। मुझे नहीं पता कांग्रेस ने क्या किया, लेकिन जो भारतीय जनता पक्ष ने बेचा है वो सब लाने का काम कांग्रेस ने किया था। ये सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं। अभी दूसरी चीज, आते हैं अपने वचननामा पे। वचननामा में शिवसेना ने सबसे ज्यादा महत्व दिया है उन आशा वर्कर्स को, उन जो स्मॉल स्केल के कामगार लोग हैं उनके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया है। अगर हम अपना वचननामा देखेंगे तो उनको जो जुना पेंशन आयोग है, जो ओल्ड पेंशन है, वो दोबारा लाने का हमने वचन दिया है अपने वचननामा में। अगर मैं एक बात कहूं, इन्होंने ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी जी इन पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया जाता है। चलो सही बात है, तो 15 लाख के लिए हमने भी ट्रस्ट सच में किया था कि सच में हमारे खाते में आएंगे, जो कि नहीं हुआ है। अब मैं आता हूं महाराष्ट्र के ऊपर। 15 लाख छोड़ दो, देखो मुझे भी पता है, सबको पता है, ये 15 लाख पॉसिबल नहीं है, चुनाव के जुमले थे और महाराष्ट्र या फिर देश उसको देख चुका है। लेकिन महाराष्ट्र में सबसे बड़ा जो खिलवाड़ किया गया भावनाओं के साथ वो था छत्रपति शिवाजी महाराज जी का स्टैच्यू, जो विश्व में सबसे बड़ा होगा। और दूसरा जो इनके वचननामा में था, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का स्टैच्यू, भारत रत्न इनका, जो मुंबई में हिंदू मिल के जमीन पे होना था। आज दोनों भी स्टैच्यू कहाँ है? हम ढूंढ रहे हैं। 3300 करोड़ की राशि इनके लिए लगाई गई, आज वो 3300 करोड़ का 3 रुपए 30 पैसा भी इसमें खर्च हुआ क्या, हमें नहीं पता। लेकिन ये भावनाओं के साथ खेला गया है। मराठा रिजर्वेशन महाराष्ट्र का सबसे बड़ा गर्म मुद्दा है। मराठा रिजर्वेशन, क्या आज मराठा हिंदू नहीं है? उनके ऊपर लाठीचार्ज की जाती है, कटेंगे बटेंगे। देखो, इन्होंने साफ साफ कह दिया कि हमने सारे देशवासियों को बोला है, लेकिन क्लियर कट है, इन्होंने कहा है हिंदू एक हो जाओ, आपके लिए खतरा है। देखो, जब भी इलेक्शंस आते हैं भारतीय जनता पक्ष को खतरा महसूस होता है, इलेक्शन जाने के बाद सारा खतरा दूर हो जाता है। यहाँ पे खतरा ना हिंदू को है ना मुसलमान को है, यहाँ पे खतरे में देश की लोकतंत्र है और देश का संविधान है। जब भारतीय जनता पक्ष को जरूरत पड़ती है वो ऐसे नारे देते हैं। आपको मुझे याद दिलाना होगा, ये जो लाडली बहन योजना है, ये कम से कम 1.5-2 महीने पहले आई हुई योजना है।
2.5 साल तक आपने क्या किया उसका आप हमें हिसाब देना चाहिए। आप कांग्रेस से 70 साल का हिसाब मांग रहे हैं, 2.5 साल में क्या किया वो नहीं बताएंगे। कल परसों जो टोल माफी हुई या कल परसों में जो लाडली बहन लाई उसके ऊपर ये इलेक्शंस के लिए सामने जाएंगे। आप मुझे बताइए लोकसभा में ये सारी योजनाएं क्यों नहीं आई? इनको विश्वास था कि हम जीतेंगे, हम महाराष्ट्र में 44+ सीटें जाएंगे। इनके ही नेताओं ने कहा था 44+, मतलब जो महाविकास आघाड़ी है उनको सिर्फ 3 सीटें मिलेगी लोकसभा में महाराष्ट्र में। आज ये 15 पे आके बैठे हैं और 16वीं सीट वो मुंबई उत्तर दक्षिण की है जहां पे वाइकर 47 मतों से जीते हैं। अभी मैं आपको बताता हूं ये सारी योजनाएं सिर्फ कुछ समय के लिए है। ये इन योजनाओं के लिए कोई ठोस तरतूद नहीं है बजट में ये पैसा कहां से लाएंगे? आप मुझे बताइए, आज तक आपने इंदिरा आवास योजना सुनी रहेगी, आज तक आपने इंदिरा गांधी निराधार योजना सुनी रहेगी, श्रावण बाल योजना सुनी रहेगी जो महाराष्ट्र में चल रही है, राजीव गांधी आरोग्य योजना सुनी रहेगी, लेकिन कभी तक ऐसा नहीं लगा कि ये योजना कांग्रेस की है या कांग्रेस ने दी है। आज तक देश में कितनी सारी योजनाएं चल रही है जिनका लाभ देश की जनता और वो वर्ग ले रहे हैं, लेकिन आज ऐसा क्यों लग रहा है कि लाडली बहन मतलब मुख्यमंत्री दे रहे हैं खाली, ये मुख्यमंत्री मतलब महाराष्ट्र की योजना रहेगी। लेकिन ऐसा माहौल क्रिएट किया गया कि जैसे ये सरकार ही दे रही है या फिर इनके जेब से वो पैसा जा रहा है। आज ये सवाल पूछ रहे, कल एक नेता ने महाराष्ट्र के धनंजय महाडिक ने कोल्हापुर में बयान दिया, अगर हमारे पैसे लेके आप महाविकास आघाड़ी की सभाओं में दिखे तो हम बंदोबस्त कर देंगे। बंदोबस्त कर देने का मतलब क्या है? महिलाओं को आप धमकी दे रहे हैं कि आप हमारा पैसा लेके, मतलब ये पैसा किसका है? ये जाति पाति में बांटने का काम भारतीय जनता पक्ष आज तक करते ही आ रही है, इसलिए हम इनसे बाजू में हो गए। और एक बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा जल्दी से नहीं छोड़ा है, शिवसेना ने भारतीय जनता पक्ष को छोड़ा है। मैं दोबारा बताता हूँ, आज भी शिवसेना अपनी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पे है, लेकिन हमारा हिंदुत्व बांटने काटने का काम नहीं करता। हमारा हिंदुत्व हाथों को काम देना सिखाता है, जो महाराष्ट्र से सारा काम गुजरात और अन्य राज्यों में दिया गया जहां पे भारतीय जनता पक्ष की सरकार थी। आज महाराष्ट्र में युवा बेरोजगार है, आज 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी। अनिल जी, इस बात पे तो मैं बस यही कहूंगी कि 2 एनसीपी हो जाती हैं, 2 शिवसेना हो जाती हैं। अब किसकी क्या आइडियोलॉजी है, कौन किस पर अपनी बातों पर खरा उतर रहा है, ये तो जनता को देखिए तय करना है। मुझे लगता है थोड़े से दिन और बचे हैं, उसके बाद पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। खैर, वापस आऊंगी। आरपी श्रीवास्तव जी, बहुत महत्वपूर्ण महाराष्ट्र का इलेक्शन है, ये हम सब जानते हैं। महाराष्ट्र का ये जो महासंग्राम है, ये अपने आप में जो घोषणा पत्र आया है, सबकी नजरें इस पर टिकी थी, क्योंकि इंतजार ही होता है कि किन किन चीजों को ला रहे हैं, क्या प्रॉमिस कर रहे हैं, उसको कैसे पूरा करेंगे। अच्छा, इस बीच ये भी नोटिस होता है कि पिछली बार आप क्या कह रहे थे, कौन किसके साथ था, उस पर कितना खरा उतरे। जैसे कि अभी ये कह रहे थे कि जो वादे पहले किए थे उसको पूरा किया क्या। तो आज बात हो रही है कि आज आप क्या कह रहे हैं, किन बातों को लेकर जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि दोनों के घोषणा पत्र को यदि देखें तो वही फोकस किया हुआ है, वही किसान है, वही महिलाओं की बात हो रही है, वही आप मुफ्त बिजली और शिक्षा की बात कर रहे हैं, वही आप स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। तो कुछ बड़ा कोई ऐसा घोषणा पत्र दोनों के उसमें देखने को नहीं मिला। ऐसे में जनता किस पर भरोसा करे और किसको अपने वोट दे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल जैसा है। आप क्या मानते हैं? देखिए राखी, क्या है, जहाँ तक घोषणा पत्र का सवाल है, आपने अभी देखा होगा कि जो घोषणा पत्र दोनों पक्ष के, महाविकास आघाड़ी के और महायुति के, लगभग समान है। लोगों ने महिलाओं फोकस किया, किसानों पर फोकस किया, बेरोजगारी फोकस किया, एक ने 5 गारंटी दिया, दूसरे ने जो है आपने देखा होगा कि रोजगार को लेकर के बहुत सारी बात की। लेकिन आप ही ज़रा देखिएगा, जब 2019 का चुनाव था उस समय जो मैंडेट मिला था, निश्चित रूप से जो है महायुति में, जिसमें शिवसेना थी जो बटी हुई नहीं थी, और दोनों को मैंडेट मिला था। लेकिन हुआ क्या, एक दिन में सरकार गिर गई। दूसरी सबसे बड़ी बात यह, उसके बाद जो दूसरी सरकार बनी, आपने देखा महाविकास आघाड़ी के नाम पर बनी, और शिवसेना जो है उनके साथ मिलकर लगभग 2.5 साल तक सरकार चलाई। अब आप इसमें ज़रा देखना होगा, फिर इसके बाद फिर स्प्लिट होता है, दोनों दलों में टूट फूट होती है, और फिर एक नई सरकार आती है। सबसे बड़ी बात है कि पिछले 5 सालों में महाराष्ट्र का जहाँ तक सवाल है, हमको लगता है वहाँ का डेवलपमेंट चाहे ले लीजिए, चाहे रोजगार की स्थिति ले लीजिए, तमाम चीज़ों को ले लीजिए, एक स्थिर सरकार नहीं दे पाए। जबकि गठबंधन की सरकार पूर्ण बहुमत की थी अगर मान लिया जाए तो, लेकिन इनके बीच नहीं पटा। आप ये बताइए, नेता जो है महाराष्ट्र के अपनी सुविधा के अनुसार पार्टी बदल लेते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार जो है उनमें टूट हो जाती है, एक दल में 2 दल हो जाते हैं। हमको लगता है वहाँ की जनता इन सारी चीज़ों को देख रही होगी। अब इस बार देखिए मैंडेट बड़ा चौंकाने वाला होगा
जहाँ तक वहाँ की परिस्थितियों की बात है और जहाँ तक नारे और तमाम चीज़ों की बात है, अगर उनसे अलग हट के देखा जाए तो इस बार महाराष्ट्र में बहुत सारे मुद्दे, बड़े गंभीर मुद्दे हैं किसानों को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के। भले हम वायदे कर रहे हैं, ये संकल्प पत्र में बहुत सारे वायदे कर दिए हैं, लेकिन ये बात तय है कि पिछले 5 सालों में किस दल ने, किस सरकार ने कितना वादा पूरा किया। हमको लगता है कि वहाँ के जो इस चुनाव में ये सारे मुद्दे रहेंगे। और एक दूसरी सबसे बड़ी बात है, जहाँ तक लाडली बहना की बात है, अब दोनों में देखा, एक जो 1500 रुपया दे रहे हैं पर मंथ, लेकिन अब वो उसको 2100 करने जाएंगे अगर इनकी सरकार आई। दूसरे ने कहा हम 3000 देंगे। मध्य प्रदेश में जब लाडली बहना शुरू हुई थी 1000 था, 1250 हो गया, वहाँ भी 3000 की बात कही गई। आप देखिए सरकार के ऊपर कितना बोझ आएगा, कितना खर्च होगा, ये भी देखना होगा। महिलाओं को अगर इस तरह की सुविधा दी जाती है तो बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन सवाल है कि उसके साथ में एक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी, अगर बेरोजगारी बढ़ती है तो उसको रोकना भी सरकार का काम है। आज देखिए हमारे देश में लगभग 42% युवा हैं, और अगर उनको रोजगार नहीं मिलेगा और अगर 1-5 साल और निकल गया तो हमको लगता है कि सबकी लगभग एज जो है 40 के ऊपर चली जाएगी। तो उनको क्या इनका रोड मैप है, इस पर कोई भी दल नहीं करता है। सिर्फ मुफ्त की रेवड़ी बांटना, गारंटी देना, यही सब इनके जो है एजेंडे में है कि ताकि चुनाव आए और वो चुनाव में उनको जीत हासिल हो। लेकिन ये बात पक्की है कि महाराष्ट्र जो है स्टेट है एक अलग ही है। वहाँ की जो इस परिस्थितियाँ हैं अन्य राज्यों से थोड़ी अलग हैं। देखिए आप बॉम्बे को देखिए, वहाँ के इंडस्ट्रियलाइजेशन को देखिए, बहुत सारे मुद्दे पहले भी गए, बहुत सारी इंडस्ट्रीज दूसरे राज्यों में गई, इन बातों को लेके भी आंदोलन होते रहे। और जहाँ तक मराठा स्वाभिमान की बात है, मराठा आंदोलन जैसी बात है, आरक्षण आंदोलन की बात है, ये सारी बातें इस चुनाव के प्रमुख मुद्दा होंगी, केंद्र में होंगी। और दूसरा उसके ऊपर जो है, जो कटेंगे और बटेंगे, एक रहेंगे, नेक रहेंगे, इसके अलावा अन्य भी सारे जो नारे हैं, ये तो नारे दरकिनार करिए। तो अब पिछले लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगहों पर इस तरह के नारों को कोई अहमियत नहीं मिली, लेकिन जहाँ तक बेरोजगारी है, किसान है, महंगाई है, बेरोजगार और भी सारी चीज़ें हैं, इनको लेकर के जो संकल्प पत्र हैं, जो वायदे किए गए हैं, इनमें कौन कितना खरा उतरेगा, दोनों दल हैं अपनी अपनी बात कहेंगे। लेकिन वहाँ की जनता जो पिछले 5 सालों में जो उठापटक, राजनीतिक उठापटक वहाँ पर हुई है, उसको भी ध्यान में रख रहे। हमको लगता है आने वाले चुनाव में इस बात पर भी फोकस करेंगे वहाँ की जनता। और वहाँ की जनता बहुत ही एक तरह से वोट को लेकर के, अपने मत को लेकर के बड़ी संवेदनशील है। और आने वाले समय में किसकी तरफ पलड़ा भारी होता, किसकी तरफ झुका होता, ये तो देखना होगा। बिल्कुल ठीक बात है। और क्योंकि समय बड़ी रफ्तार से चल रहा है, आप में से जो लोग अपनी बात रखना चाहते हैं अपनी बात रखिएगा, क्योंकि संदीप जी समय मांग रहे थे। शुरुआत आपसे करूंगी, बट एक छोटा सा सवाल आप सबसे है, क्योंकि हम घोषणा पत्र के मुख्य मुद्दों पे बात कर रहे हैं, इसका क्या रोड मैप तैयार किया है, कैसे जाएंगे, ये भी तो क्लियरिटी होनी चाहिए। आप कैसे पूरा करेंगे? भाई जो सत्ता में है उसके लिए ठीक है, उसने कह दिया, उनकी प्लानिंग्स होंगी, लेकिन जो विपक्ष में है वो कैसे चीजों को लेके आएंगे? पिछली बार आपने कितनी सीटें लाए थे, आपके जो वादे तब भी रहे होंगे, तो इन सारी चीजों को भी आप कैसे लेकर जाएंगे, कैसे उस चीज को पूरा करेंगे? देखिए खासतौर पर एक चीज पे मैं ध्यान लाना चाहती हूँ, ये जो मुफ्त की चीजें आती हैं इस पर तो एक बर्डन भी आता है ना, तो वो मुझे लगता है जिसकी सरकार है उसको थोड़ा गंभीर होकर देखना पड़ेगा कि आप इंप्लीमेंट कैसे कराएंगे, सिर्फ वाकई में चुनावी जुमला बन के ये ना रह जाए। तो इस मेरे सवाल के साथ आप जल्दी जल्दी से अपनी बात रखिएगा। संदीप जी पहले आप। जी राखी जी, जैसा कि अभी अनीस जी बोल रहे थे, मुझे तो बड़ी हैरानी है कि इनकी तो विचारधारा ही बदल गई। जब माननीय शिवसेना के प्रमुख जब बाल ठाकरे जी थे तो इनकी विचारधारा क्या थी, और उद्धव जी ने जैसे ही क्या नाम है सरकार बनाने का न्योता मिला तो अपनी विचारधारा से ही पलट गए। मगर मैं बड़ा एक नाथ शिंदे जी को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं कि वो अपनी विचारधारा पे टिके रहे और आज वो मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के। और आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर शिवसेना ने पिछली बार सीटें जीती और अब की बार हमारे साथ एक नाथ शिंदे जी हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि हमारी सरकार पूरी तरह बनेगी, क्योंकि शिंदे जी ने अपनी विचारधारा नहीं छोड़ी। विचारधारा जब पार्टी बनती है तो जब एक विचारधारा होती है, और उसी विचारधारा से ही जब ये पलट गए तो ये इस महाराष्ट्र का कुछ नहीं कर सकते, ये सबको पता है। और रही बात इस जो एक घोषणा पत्र है, तो आप ये देखिए ना, हमने यदि 1500 हम एक योजना में दे रहे थे और हमने 2100 बोला तो कुछ सोच समझ के बोला। ये नहीं बोला कि हम इसे 4000 कर देंगे, 5000 कर देंगे या 3000 कर देंगे। 2100 बोला तो ये बोला कि हमें क्या गणित, क्या उसका मैथ है कि किस तरह हम अभी दे रहे हैं
और हम यदि ये 2100 करते हैं तो हमारे पे क्या बर्डन पड़ेगा, हम इसे कैसे मैनेज कर पाएंगे। मगर इनका तो ये है कि जैसा अभी चिंटू जी ने बताया कि इन्होंने तो लिया, कॉपी और पेस्ट कर दिया। मतलब हमारा घोषणा पत्र आया और उस पे 2100 है तो 3000 कर दिया, इतने हैं तो डबल कर दिया। तो ये तो एक जुमला फेंक रहे हैं, ये चाहते हैं बस कैसे हमारी सरकार बन जाए। जैसा कि इन्होंने पहले एक फॉर्म भरे थे, आपको पता होगा, लखनऊ में इन्होंने फॉर्म बांट दिए कि जैसी हमारी सरकार आएगी खटाखट आपको 1 लाख रुपए, इतने लाख रुपए आपको मिलेंगे, और महिला इनके ऑफिस में पहुंच गई और फिर ये बगले झांकने लगी कि ये क्या हो गया। तो आप ये देखिए ना, ये वो पार्टी है जो 70 साल में भला नहीं कर पाई इस देश का। माननीय मोदी जी ने 10 साल में इस देश को कहां से कहां पहुंचाया, और इससे ये पता लगता है कि हमारे देश की आज जो पूरे विश्व में चर्चा है वो इसीलिए है कि हमने ईमानदारी से, मेहनत से और दिन रात, एक दिन की भी आज तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने छुट्टी नहीं की, और उन्होंने ना छुट्टी की और ना ही उन्होंने कभी ऐसा सोचा कि मुझे एक दिन भी रेस्ट करना है। वो हमेशा और संदीप जी मतलब बोलना नहीं चाहिए। और विदेश यात्राओं पे भी तो जाते हैं सब लोग, घूमने भी जाते हैं, छुट्टियों में भी जाते हैं, गुफाओं में भी जाते हैं, ध्यान भी लगाते हैं, वो भी तो मानसिक सुकून है। मैं प्रश्न नहीं उठा रही हूँ, लेकिन बिना छुट्टी वो तो कोई भी दिग्गज नहीं है। देखिए देश चला रहे हैं तो कहाँ, मतलब आप समझ रहे हैं। नहीं, आप देखिए ना, राहुल जी कैसे छुट्टी लेके जाते हैं, कभी इंग्लैंड जाते हैं, उनका तो पता ही नहीं होता कहाँ पे है। वो तो ऐसे लीक हो जाते हैं कहीं जाकर, उनका तो पता ही नहीं लगता कहाँ है। ठीक है, चलिए संदीप जी, कहीं भी गए, बहुत सारे मेहमान कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है संदीप जी, रोक रही हूँ। हाँ सुखविंदर जी बोलिए, अनिश जी आ रही हूँ उसके बाद। प्रधानमंत्री जी विदेश गए हैं तो वहां जाके उन्होंने ऐसा भी किया है कि वहां से रात का सफर किया, फिर दूसरे देश पहुंच गए, फिर वहां से वो घूमने नहीं गए, वो हमें इस देश को बढ़ाने के लिए गए। और यदि ठीक है, मतलब राहुल गांधी यदि गए हैं तो वो घूमने गए हैं, छुट्टियां मनाने गए हैं, पार्टीज में गए हैं, और मोदी जी गए हैं तो वो काम से गए हैं और फिर एक काम निपटा के दूसरी जगह चले गए। मतलब थोड़ा सा ना बहुत अजीब सा मुझे लग रहा है। मैं व्यक्तिगत कोई टिप्पणी नहीं करूंगी, पूरी आजादी है दोनों जन को घूमने की और जाने की, वो एक अलग विषय हो जाएगा। ठीक है संदीप जी, मैं कुछ नहीं बोल रही, मैं कोई सवाल नहीं उठा रही। सुखविंदर जी बोलिए। हाँ चिंटू जी प्लीज 1 मिनट। राखी जी देखिए, 2014 से पहले हमारे देश में भूखे नंगे लोग थे, बैलगाड़ी पे चलते थे। जब सरकार आई बीजेपी सरकार ने हमें, हमारे देश में आज बीजेपी सरकार ने क्या बोल रहे हो आप चैनल पे, भूखे नंगे लोग तो 9 साल आप देश की जनता के लिए क्या बोल रहे हो? आपको पता क्या बोल रहे हो? वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि आप बहुत बार कह चुके हैं कि 70 साल तक कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। भूखे नंगे लोग हैं, ये किस तरह की बात कर रहे हैं चैनल पे? हमारे देश के लोग भूखे नंगे थे, ऐसी बातें कर रहे हैं। ऐसा ही वादा इन्होंने हरियाणा के अंदर भी किया था, लोगों को 3000 रुपये पेंशन देने का, बुढ़ापा पेंशन। तो इन्होंने दी कैसे? हर साल 250 रुपये पर साल बढ़ाया, तो 3000 जो पेंशन की वो 5 साल के अंदर की। जो ये वादा कर रहे हैं कि महिलाओं को देने का 2100 रुपया देंगे, तो हर साल 100 रुपये बढ़ाएंगे और 5 साल उन्होंने देना है। देखिए वो हमारा काम है, हम क्या करेंगे, क्या करेंगे। नौकरी आज तक इन्होंने नहीं दी, नौकरियां ये कहाँ चले गए थे जब इनको सरकार, जब अभी पता है सुखविंदर जी, बात तो ये भी आ जाएगी कि आप लोग कैसे दे देंगे 3000 रुपए, उसका कोई रोड मैप है? ये तो बीजेपी से सवाल है ही कि ये कैसे देंगे, क्या करेंगे उनको लेकिन आपसे भी ये सवाल पलट के हो सकता है, आप कैसे देंगे? प्लानिंग होती है, मैंने वही सवाल लिया था, क्या रोड मैप है? वो है क्या सामने कि हम कैसे कर रहे हैं? पहले दिन से देंगे। मैंने इनको एग्जाम्पल दिखाया कि इन्होंने जहां पे आए, इन्होंने तो हर साल 250 रुपये बढ़ाए, जब 3000 का बढ़ाए। तो हम जहां पे भी दे रहे हैं, हमने कर्ज माफी अगर की, पंजाब के अंदर भी की, जहां की, 2009 के अंदर देश का सभी किसानों का कर्ज माफ किया। आज महाराष्ट्र के अंदर किसान मर रहा है। आज किस तरीके से जो किया आपका सुपड़ा साफ हो गया, और राज साहब अभी हो जाएगा। ये जितनी सीटें आपकी पिछली बार आई थी, इतनी बार इतनी भी आएंगी। चलिए ठीक है, अभी चिंटू जी को बोलने दीजिए। ठीक है, आप दोनों को मैंने समय दिया, चिंटू जी को बोलने दीजिए और उसके बाद अनिश जी आप बोलिएगा। हाँ मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही है, आपने बोला कि रोड मैप, एक विजन होता है। जब हम इलेक्शन के सामने, जनता के सामने जाते हैं तो एक विजन होता है, एक रोड मैप होता है, एक प्लानिंग होती है। कांग्रेस, राष्ट्रवादी और उबाटा में ये प्लानिंग मुझे नहीं दिख रही है करके। हाँ, मैं उनका विपक्ष पार्टी का हूँ, मैं एकनाथ शिंदे जी के पार्टी में हूँ, मेरी सोच अलग होगी, इनकी सोच अलग है, मगर जो जनता सोचती है मैं बोल रहा हूँ। मैं एक मुंबईकर हूँ, मुंबई का नागरिक हूँ, मुंबई में रहता हूँ। महाराष्ट्र की राजनीति में
दिलचस्पी रखता हूँ, मालूमात रखता हूँ। मुझे बताइए राखी जी, शरद पवार जी अडानी को घर पे बुला के चाय पिलाते हैं और उसी अडानी के नाम से उद्धव ठाकरे जी विरोध करते हैं। पूरे महाविकास आघाड़ी के सभा पे सब बैठे थे, उसमें अडानी का विरोध करते हैं। शरद पवार जी एक किताब छपवाते हैं जिसमें लिखते हैं कि उद्धव ठाकरे जी सिर्फ 2.5 दिन के लिए मंत्रालय में आए थे। शरद पवार जी खुद कृषि मंत्री थे। अनिश जी बोल रहे थे कि किसानों के लिए क्या किया, किसान मर रहे। खुद इस देश के शरद पवार जी कृषि मंत्री थे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, इतने साल तक चीफ मिनिस्टर रह चुके, इतने साल तक सब कुछ किया, मगर इनका आपस में तालमेल नहीं है। सावरकर जी के नाम पे तालमेल नहीं, राहुल गांधी जी कुछ अलग बोलते हैं, उद्धव ठाकरे जी अलग बोलते हैं, इनका आपस में तालमेल नहीं है। तो 23 तारीख के बाद जैसे नतीजा आएगा इनका आपस में ही तू कबड्डी खेलना हो जाएगा, कुश्ती खेलेंगे आपस में। तो चिंटू जी, ये कबड्डी और ये तालमेल और कबड्डी तो महाराज की सियासत में पिछली बार से ही शुरू हो गई थी। मैं ये सोच ही नहीं रहा हूँ कि ये 3000 देंगे क्या, कुछ योजनाएं देंगे। मेरे बीजेपी के मित्र को बोलूंगा, शांत रहिए, शांत रहिए, बंदर का खेल देखिए, सिर्फ आप मजा देखिए, इन लोग कैसे खेलते देखिए। बहुमत आ रहा है, शपथ विधि को आ जाइए। उस दिन भी प्रोग्राम में वो भी आपको पलट के कुछ कह देंगे सर। अब आप लोग ऐसी टिप्पणी करते हैं, ऐसे शब्द बोलते हैं कि उसी पे लड़ जाएंगे आप लोग। मैं लड़ेंगे नहीं, मैं सोच रहा हूँ, मैं चुपचाप मैं कुछ किसी के बीच में बोला नहीं, मैं किसी के बीच में बोला नहीं। मैं यही सोच रहा हूँ कि इनकी सरकार ही नहीं बनेगी, कितने के बाद ये आपस में लड़ेंगे। चलिए, जनता तय करेगी किसकी सरकार बनेगी। ठीक है अनिश जी, अपनी बात रखिए। बहुमत हमारा आ रहा है, मैं सोचता ही नहीं ये 3000 देंगे क्या देंगे, चाहिए ही नहीं। चिंटू शेख सुनिए चिंटू शेख, मैं आपसे मैं बीच में नहीं, आप जो भी बोल रहे हैं ना सबसे सहमत हूं। आप सुनिए, अभी हिंदू खतरे में आ गया है और किसकी वजह से आ गया है? बट रहा है हिंदू, कट रहा है हिंदू। आपको समझ में आ रहा है चिंटू शेख? और किसकी वजह से हो रहा है? जरा भारतीय जनता पक्ष के प्रवक्ताओं को आपको पूछना चाहिए था, जो आप नहीं पूछेंगे। मैं आपकी सुने साधु कटे पालघर में, साधु मरे, साधु कट के मरे, तब आपके मुख्यमंत्री थे पालघर में, उद्धव ठाकरे जी थे। अभी बात चल रही थी रोड मैप की, जनता के बीच वादों की, ये आ गए कटने और मरने पे फिर से। मैंने पहले ही कहा था, ये तो हमेशा ही हर बार आता है। मुद्दों पर आ जाइए, हम मुद्दों पर थे। साधुओं को क्यों नहीं बचाया उद्धव ठाकरे ने? साधुओं को क्यों नहीं बचाया अपनी सरकार ने? साधुओं को क्यों नहीं बचाया? कुर्सी के लिए उद्धव ठाकरे की, तो मैं बड़ा हैरान हूँ कि एक मुख्यमंत्री को में शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने तो अपनी विचारधारा ही बदल दी, जिस विचारधारा को लेकर उनके पिताजी ने। चलिए, मैं बस एक बात कहना चाहती हूँ, जो कुछ भी प्रोमिसेस किए हैं आप लोगों ने, आप जब जनता के बीच है, क्योंकि कुछ दिन ही रह गए हैं, मुझे लगता है बहुत कम दिन रह गए हैं, उसको कैसे पूरा करेंगे, कितना दे पा रहे हैं, वो उसकी एक विश्वसनीयता होती है ना, वो यदि आप बता पाएंगे, जता पाएंगे। काफी दिनों से प्रचार चल रहा है, तो मुझे लगता है जनता अपना समर्थन जो भी देगी, अपना आशीर्वाद देगी, वो देगी, सबके सामने आएगा। मुझे लगता है बहुत दिन है ही नहीं, 20 तारीख आनी है, 11 तारीख हो चुकी है, 23 को हम फिर बैठेंगे 23 तारीख को बैठेंगे, तो हम 20 को भी सर वोटिंग परसेंट बहुत कुछ बताएगा, हम 23 को जरूर बैठेंगे और बात करेंगे। ठीक है, चलिए, समय की सीमा है। आरपी श्रीवास्तव जी, बहुत संक्षिप्त प्रतिक्रिया आपकी। ठीक है, धन्यवाद। हमें लगता है जहाँ तक गारंटी की बात है, जहाँ तक जो घोषणा पत्र है, इन सारी चीज़ों को अगर हम देखें तो एक चीज़ जो अभी हम बात कर रहे थे, जो हमारे पैनलिस्ट बात करते हैं, उस मुद्दे पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, मुद्दा बदल देते हैं। देखिए, नेता जो है अपने अपने, जो पार्टी के नेता हैं, अपने अपने हिसाब से नैरेटिव सेट करते हैं। तो ये जो घोषणा है, तो मात्र एक किताब है, इन्होंने घोषणा कर दिया, कौन कितना पूरा करेगा नहीं करेगा, लेकिन चुनावी मुद्दा कहीं और चला जाता है। और शायद अभी महाराष्ट्र में आप देखेंगे तो अभी हमारी जो प्रवक्ता आपस में बात कर रहे थे, कोई आप बार बार कह रही थी घोषणा पत्र पर बात करिए, कैसे पूरा करेंगे, गारंटी कैसे देंगे, क्या रोड मैप होगा, लेकिन रोड मैप पर कोई बात नहीं करना चाहता है। हमें लगता है कि चुनाव के बीच जो प्रचार अभियान जो चल रहा है, वहाँ भी इस तरह की बातें नहीं हो रही। सिर्फ घोषणा पत्र हर चुनावी रस्म है और उस रस्म अदायगी की जा रही है। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप देखें तो आने वाले समय में एक बात तो सामने निकल के आएगी कि मुद्दे अपनी जगह पर हैं, आप जो वादे अपनी जगह पर हैं, और दूसरी बात है चुनाव लड़ने का तौर तरीका, नारे और तमाम चीज़ें वो अपनी जगह पर जाकर हो गए हैं। तो इन सब को अगर मिला करके आप देखिए इन सारी बातों को, तो एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि चुनाव सिर्फ
अभी तक के पिछले चुनाव और इस बार के चुनाव में सारा अंतर समझ में आएगा। और आपने देखा होगा कि जो लोकसभा चुनाव था जिसमें जिस तरह से जो है आपको एनडीए को जितनी कम सीटें मिली उसको लेकर के सारे दल जो एनडीए निश्चित रूप से कहीं सशंकित था। और जब ये योजनाएं खास करके जो लाडली बहना या लाइकी बहना है, ये योजना जो है एक तरह से जो लाई गई है कहीं न कहीं, जब एक तो मास्टर स्ट्रोक के रूप में प्रयास किया गया, लेकिन महाराष्ट्र के मुद्दे और भी हैं और वहाँ पर भी देखना होगा कि जनता किस तरह से कौन इनका जो है टेस्ट करती है और किसको कहाँ कितना समर्थन देती है, बिल्कुल ये देखना होगा। बिल्कुल ठीक बात है। समय हो गया। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, मुझे नहीं लगता कि महाराष्ट्र के महासंग्राम में बहुत कुछ कहने की अब जरूरत है। इंतजार सिर्फ 20 नवंबर का है और उसके बाद उससे भी बड़ा इंतजार होगा 23 नवंबर को, जब जनता महाराष्ट्र की आखिर किसको चुन रही है और किसको उसने आशीर्वाद दिया, ये हम सबके सामने होगा। रही बात वादों की, वो वादे हैं वादों का क्या, ये तो अक्सर ही होता है। अभी भी देखिए किस तरह से बात हो रही थी और कहां से चली और कहां पर निकल गई। तो मुझे लगता है अब ये जनता के हाथों में। देखिए आने वाले समय में क्या होता है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।